गरीब का बांस का रेस्टोरेंट। एक गांव में जग्गू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। जग्गू बांस से बहुत ही अच्छी वस्तुएं बनाया करता था, लेकिन गांव में अधिक आमदनी ना होने के कारण वो कमला नगर अपने परिवार के साथ आ गया और वो कमला नगर में सड़क किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं पर बांस का सामान बेचकर अपना गुजारा करने लगा और उसका गुजारा सही ढंग से होने लगा। जहाँ जग्गू झोपड़ी बनाकर रहता था उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। जग्गू के बच्चे हमेशा ललचाई नजरों से उस रेस्टोरेंट की तरफ देखा करते थे। एक दिन जग्गू के बेटे ने जग्गू से कहा, पापा देखो ना, सामने रेस्टोरेंट से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। कभी हमें भी वहाँ ले जाकर खाना खिलाओ ना। अपने बेटे की बात सुनकर जग्गू ने बहुत ही मायूस होकर कहा, हाँ बेटा, एक दिन मैं तुम्हें वहाँ खाना खाने जरूर ले जाऊँगा, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। एक दिन जग्गू को बांस के फर्नीचर का एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला, जिससे उसकी अच्छी कमाई हुई। उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा कहाँ हो, तैयार हो जाओ, चलो आज मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता हूँ। सच पिताजी, चलो। हाँ बेटा चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। और जग्गू अपने परिवार के सहित उस रेस्टोरेंट के पास चला गया, लेकिन रेस्टोरेंट के गार्ड ने उन्हें धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल दिया और कहा कि यहाँ पे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वो तीनों मायूस होकर वापस आ गए, लेकिन जग्गू के दिल को इस बात से बहुत ठेस पहुंची और उसने वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट बनाने की मन में ठान ली। लेकिन रात को सोते हुए उसके मन में एक आइडिया आया और वो सुबह उठते ही पास के जंगल में चला गया और वहाँ से काफ़ी सारा बांस काट कर ले आया और खाली समय में उसने वहाँ पे खाली पड़ी ज़मीन पर रेस्टोरेंट बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसने वहाँ पर एक बांस का नया रेस्टोरेंट बना दिया, जो दिखने में बहुत आकर्षक लगता था। और अपने पास बचे हुए सारे पैसों से उन्होंने अच्छा अच्छा खाना बनाया और उस रेस्टोरेंट के बाहर लिख दिया, गरीबों का बांस का रेस्टोरेंट। अब उनके रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आने लगे और वो बड़े ही किफ़ायती दामों पर लोगों को खाना खिलाने लगा। जग्गू के रेस्टोरेंट में खाना कम दाम का होने के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट भी बनता था। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा और जग्गू के बांस के रेस्टोरेंट के सामने वाला रेस्टोरेंट बंद हो गया। धीरे धीरे जग्गू का काम इतना चल निकला, जहाँ पर जिसके पास पैसे नहीं होते थे उन्हें मुफ्त में खाना भी खिलाया जाता था। इसीलिए कहते हैं कि हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक गांव में लाला राम नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े बड़े थे। उसका एक सबसे बड़ा शौक था कि वो एक बहुत बड़ा महल बनाए, जिससे कि उसके इलाके में उसकी इज्जत और बड़ी हो जाए। इसके लिए उसने अपने पास काफ़ी पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही महल बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर और ठेकेदार को ढूंढना भी शुरू कर दिया। पास ही के गांव में चंदू नाम का एक भवन निर्माण करने वाला ठेकेदार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मकान बनाया करता था। उसके पास कारीगरों की बहुत अच्छी टीम थी। लाला राम एक दिन चंदू के पास गया। अरे भाई चंदू, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अरे जी हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है? भाई एक मेरे लिए छोटा सा महल बनाना है, अब बना पाओगे तुम? हाँ सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है भाई, आ जाओ फिर गांव में। सेठ लालाराम चंदू को मकान बनाने की पेशगी देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद ही चंदू अपने कारीगरों को लेकर लालाराम के घर पहुंच जाता है और लालाराम उन्हें लेकर उस जगह जाते हैं जहां पे कि महल बनाना था। भवन निर्माण के लिए पूजा पाठ करने के बाद चंदू मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। ढांचा खड़ा करने के बाद एक दिन वो सेठ के पास जाता है। अरे चंदू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, महल का ढांचा खड़ा हो गया है। आप कह रहे थे ना वो बेशकीमती पत्थर लगाने के लिए, तो वो पत्थर दे दीजिए ताकि मैं पत्थर लगाने का काम शुरू कर सकूं। सेठ लालाराम अपने नौकर श्यामू को आवाज लगाकर कहते हैं, अरे श्यामू, ने वो पत्थर तो दे दो। सेठ लालाराम का नौकर श्यामू सारे के सारे कीमती पत्थर लेकर महल वाली साइड पर पहुंच जाता है
और वो सारे पत्थर चंदू और उसके कारीगरों के स्पुर्द कर देता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो लोग वहाँ आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सारे पत्थर चोरी हो गए थे। चंदू भागता हुआ जाकर सेठ लालाराम को सारी बात बताता है। चंदू की बात सुनकर सेठ लालाराम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, देखो चंदू, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने पत्थर तुम्हें दिए थे, अब तुम्हें ही पत्थर लाने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी पत्थर लाओ और मेरे महल का काम खत्म करो। चंदू वहाँ से मायूस होकर चला जाता है और सोचते सोचते वो कब जंगल में पहुँच जाता है उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जंगल के बीचों बीच चंदू हैरान रह जाता है कि एक पेड़ के अंदर से रोशनी आ रही थी। चंदू जब उस पेड़ के पास जाकर देखता है तो और भी हैरान होता है, क्योंकि वो सारे बेशकीमती पत्थर उसी पेड़ के अंदर छुपा कर रखे थे और वहाँ दो आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अरे श्यामू, हमारे सेठ जी तो बड़े चालू निकले। अपने पत्थर खुद ही चोरी करवा दिए और इल्जाम बेचारे चंदू ठेकेदार पे डाल दिया ताकि सारा काम मुफ्त में हो जाए। अब चंदू को सारा माजरा समझ आ गया था। श्यामू और उसके साथी की पिटाई करता है और सारे पत्थर ले जाकर वापस महल में रख देता है। सारे पत्थर महल वाली जगह रखवाने के बाद चंदू श्यामू को लेकर लालाराम के घर पहुंचता है। लालाराम उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। तब चंदू उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपकी सारी करतूत का पता चल गया है। अब आपको मुझे डबल पैसे देने होंगे, वरना मैं आपकी सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा और आपकी बहुत बदनामी होगी। और इस तरह सेठ लालाराम की चालाकी उन पे ही भारी पड़ जाती है और वो चंदू को डबल पैसे देते हैं। लेकिन चंदू उनका महल बहुत अच्छे से बनाता है और साथ ही सेठ लालाराम को भी एक सबक मिल जाता है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। भूमिगत मिट्टी का ऑटो। एक गांव में विमला नाम की एक औरत अपने पति प्रकाश और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो गांव में ऑटो चलाया करती थी और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। विमला का पति प्रकाश कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन आवारा इधर उधर घूमा करता था। अपने पति की इस आदत को लेकर विमला बहुत चिंतित थी और अक्सर प्रकाश को समझाया करती थी, लेकिन उसके पति प्रकाश पर उसकी इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एक दिन गांव में काफी बारिश हो रही थी। रात काफी अंधेरी थी। रात को जब विमला एक सवारी को छोड़कर घर वापस आ रही थी, तभी अचानक उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्यवश विमला की इस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और इस एक्सीडेंट में उसका ऑटो भी खाई में गिरकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। विमला की मृत्यु के बाद प्रकाश और उसके बेटे के खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि प्रकाश तो कोई काम करता ही नहीं था। एक दिन प्रकाश के बेटे ने प्रकाश से कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या मुसीबत है, मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए खाने को। प्रकाश का बेटा अपने पिता से डांट खाकर भूखा ही सो जाता है। लेकिन उस रात जब प्रकाश सो रहा था, तभी विमला की आत्मा आकर उससे कहती है, देखो, मेरे बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल मत करना। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। देख विमला, मुझे यूं डराने का कोई फायदा नहीं होगा। तू ही बता मैं क्या करूं। ऑटो भी तो तूने पूरा बर्बाद कर दिया, वरना मैं ऑटो चलाकर 2 पैसे कमा लेता। प्रकाश की बात सुनकर विमला कहती है, मैं जानती थी मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा यही हाल रहेगा। अभी आंगन में जाओ, वहाँ खुदाई करो, वहाँ तुम्हें एक ऑटो दिखाई देगा। है तो वो मिट्टी का, मगर दिन में तुम्हारे लिए एकदम असली ऑटो की तरह काम करेगा। मगर याद रखना, शाम होते ही उसे वहीं लाकर रख देना और वो दोबारा मिट्टी हो जाएगा। मेरी बात का हमेशा ख्याल रखना। इस तरह मेहनत करोगे तो घर फिर से ठीक चलेगा। और ऐसा कहकर विमला की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। प्रकाश सुबह उठते ही जहाँ विमला ने बताया था वहाँ खुदाई करता है और उसे वाकई में वहाँ एक मिट्टी का ऑटो मिलता है। प्रकाश जैसे ही उस मिट्टी के ऑटो को बाहर निकालता है, वो एक असली ऑटो में तब्दील हो जाता है। ये देखकर प्रकाश बहुत खुश होता है। पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद प्रकाश की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। आते हुए अपने बेटे के लिए, जैसा उसने विमला से वादा किया था, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है और अंधेरा होने से पहले ही उस ऑटो को वापस मिट्टी में दबा देता है और अगले दिन सुबह फिर से ऑटो को निकाल लेता है। अब प्रकाश का ऑटो का काम सही चल रहा था और एक दिन जब गांव में मेला था तो अधिक पैसे कमाने के लिए वो अंधेरा होने के बाद भी ऑटो चलाने लगता है। और अंधेरा होने के बाद जैसे ही वो सवारी छोड़कर वापस आ रहा था, ऑटो एकदम से मिट्टी के ऑटो में तब्दील हो जाता है और टूटकर सड़क पर बिखर जाता है।
तब उसे अपनी पत्नी विमला की बात याद आती है और अपनी गलती पर पछतावा होता है। प्रकाश को सबक मिल चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब प्रकाश दिन रात मेहनत करने लगा और पहले किराए का ऑटो चलाने लगा और फिर धीरे धीरे उसने अपना खुद का ऑटो खरीद लिया। इस तरह भूमिगत मिट्टी के ऑटो ने प्रकाश को एक सबक सिखा दिया कि मेहनत करने से ही जीवन सफल होता है।